सभी सखियों सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सखाओं को भी नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार। सभी सुनने वाली हमारी सखियों को, सखाओं को और ममता जी आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। बड़ा मुस्कुरा रही हैं, बड़ी खुशी नजर आ रही चेहरे पर, क्या बात है? देखिए बहुत दिनों के बाद आते हैं तो अच्छा तो लगता है, उसके अलावा हमें क्या लग रहा है? हाँ। आप भी बहुत मुस्कुरा रही हैं। लेकिन तो ये बताइए, ये हंसी असली वाली है या मतलब बस यूं ही कुछ दिखाने के लिए, क्या है ये? आपको क्या लग रहा है, असली वाली है या नकली वाली है? आप बताइए। असली वाली तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ आज ममता जी कुछ घर को लेके परेशान है या किसी बात को लेके परेशान है, लेकिन क्योंकि सामने मिल गए हम सब इकट्ठे जब यहाँ माइक्रोफोन के होते सामने हैं तो आकर एकदम हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि श्रोताओं का साथ मिल जाता है। ये हम सबके जीवन में होता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। कई बार हमने देखा है कि दिल के भीतर तूफान होता है, लोग परेशान हाल होते हैं, रो रहे होते हैं, किसी बड़ी दुखद घटना से होकर आते हैं कहीं भी, लेकिन महफिल में किसी या कहीं मंच पर या रेडियो के सामने, माइक्रोफोन के सामने अपना दुख दर्द बिल्कुल भूल जाना पड़ता है। और जब आप सामने होते हैं, श्रोताओं के सामने या दर्शकों के सामने, तो आप खुश नजर आते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह की एक्टिंग है ना, अभिनय है। और असली जीवन में जो अभिनय होता है वही सच्चा अभिनय होता है। फिल्मी पर्दे पर तो हम एक्टिंग देखते ही हैं, लेकिन जीवन में भी हम अभिनय देखते हैं, हर किसी की जिंदगी में। जी, और हम यही चाहते हैं अपने श्रोताओं से कि क्या कभी उन्हें कुछ अभिनय करना पड़ा? मतलब रोजमर्रा ऐसे स्टेज पे जाके वो वाला नहीं, भाई रोजमर्रा की जिंदगी में ही कहीं उन्हें ऐसा कुछ दिखाना पड़ा कि वो दुखी थी या बहुत उदास थे, परेशान थे, लेकिन अचानक कोई आ गया तो उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए ये वैसे ही होता है करना पड़ा कि जब आपस में, जब आप भाई बहन या पति पत्नी या दो बहनें, पता चला जोर जोर से लड़ रही हैं, झगड़ा हो रहा है, अचानक दरवाजे पे घंटी बजती है और कोई आया, तो बाकायदा आप हंसी ठट्टे के साथ आप जुड़ जाते हैं उनसे, और वो झगड़े लड़ाई भूल जाते हैं। और अक्सर होता है, और घरों में तो जब पति पत्नी के बीच जो तनाव होता है, टकराव होता है, झगड़ा होता है, तो भरा पूरा जब परिवार होता है, माता पिता सास ससुर साथ में होते हैं, तो झगड़ के जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने तो आप मुस्कुरा कर ही मिलते हैं। बिल्कुल, तो पता ही नहीं चलता की तरह पता ही नहीं चलता है कि भाई कितना तनाव या अंदर कितना कुछ लिए हम कमरे से बाहर निकले, है ना? तो ये जो अनुभव है हमारे श्रोता बताएं, और बड़ी बेबाकी से बताएं, क्योंकि ये कोई नहीं कहेगा कि अरे हमारे बीच तो कभी झगड़ा ही नहीं होता है, हमारे घर में तो प्रेम ही प्रेम है। बहुत अच्छी बात है, प्रेम का पैमाना तो तभी है जब थोड़ी न थोड़ी टकराहट हो आपस में। वो एक खट्टा मीठा सा, क्योंकि संबंध, हर संबंध में एक खटास और एक मिठास, दोनों चीजें तो दोनों शामिल होते हैं। तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता। वैसे उन्होंने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं और अधिक, जितनी ज्यादा वो अपने अनुभव हमें बताएंगे तो ये जो अगला 1 घंटा है हमारा बहुत ही सुंदर बीतेगा। जीवन एक अभिनय है और दुनिया एक रंगमंच है जी। तो इस पर अपने विचार लिख भेजें, और इसके अलावा और भी विषयों पर हम बातें करेंगे। और भी विषयों पर कर रहे हैं। आज हम महिला खिलाड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज हम अंकिता रैना, जो लॉन टेनिस खेलती हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कितना कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया है। और साथ में आज चूंकि सोमवार है तो हम व्यंजन विधियां भी बताते हैं। तो हम तो कुछ लेकर आए हैं, लेकिन हमारे सखी और सखा भी बताएं कि क्या खास सर्दियों से को लेकर के क्या खास व्यंजन बनते हैं उनके घर में, वो हमें बताएं। हम भी बताएंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। और इसके अलावा शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है, तो इस मुद्दे पर भी अपने विचार साझा करें। और खाली दिवस की बातें ना करें, दिवस ये मनाया क्यों जाता है, किस बात पर, क्यों, किस मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए। ये अमूमन क्या होता है कि विज्ञान पढ़ते हैं, खास तौर से टीनेज के बच्चे या बड़े बच्चे भी, बड़े लोग भी उसका विज्ञान की खोज का दुरुपयोग करते हैं, उसका विध्वंसक दुरुपयोग जो करते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी सतर्कता की ओर ध्यान खींचने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम से आप वाकिफ होंगे, और बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिससे कुछ प्रयोग किए जाते हैं। तो अपने अनुभव आप साझा कर सकते हैं। क्या कभी आपने भी ऐसा
गलत प्रयोग किया है। क्योंकि हमने देखा है कि टीन एज के बच्चे जब स्कूल में सीख कर आते हैं तो घर में वो केमिकल का मिलान करते हैं और अनजाने में भी कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। जानबूझ के तो ये होती है लेकिन अनजाने में भी होती हैं। तो आज का ये मकसद है कि शांतिपूर्ण वैज्ञानिक खोज। जी, तो इसके बारे में भी बताएं। और उसके पहले ममता जी कि शुक्र है तांगे वाले गाने बन गए उस समय, अब तो ओला उबर का जमाना आ गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे तांगे चलते हैं और गांव की ओर, कस्बों की ओर और यहाँ मरीन लाइंस में, मुंबई में आपको देखा होगा आपने भी, मरीन लाइंस की जो सड़कें हैं वहां पर बहुत सुंदर सजावट के साथ, ये तांगा तो नहीं, उसको विक्टोरिया कहते हैं, यहाँ भी विक्टोरिया के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, बड़ी झिलमिल एकदम उसमें सजावट के साथ बनाया जाता है और 2 बग्घी उसमें लगे होते हैं। 2 बग्घी उसमें लगे। और यहाँ और एक जगह है जो बोरीवली के इलाके में एक्सर रोड, वहां भी चलते हैं। और समंदर के किनारे बीच पर जुहू बीच, गुराई बीच, यहाँ जो भी मुंबई में घूमने आए होंगे उन्हें अपने बच्चों को जो बीच पर मिलते हैं तांगे वाले, उन पे तो अपने बच्चों को या खुद भी जरूर बैठे होंगे, है ना। और वो जो समंदर के किनारे किनारे तांगे दौड़ते हैं तो उस पर बैठने का मजा कुछ अलग ही होता है। लहरों के साथ समंदर की लहरें उधर उठ रही हैं और इधर आप तांगे पे टकबक करते हुए चले जा रहे हैं, तो वो एक अलग आनंद होता है। खत्म तो नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि फिल्मों से गायब हो रहे हैं तांगे। ये बात अगर फिल्मी दुनिया के लोग सुन लें, कहीं कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कभी जब किसी डायरेक्टर से बात होगी तो ये बात कही जाएगी। एक अच्छी बात इन्होंने कही है जी। और देखिए आज तारीख कौन सी याद है ना आपको? 10 नवंबर जी। और हर साल 10 नवंबर को आज मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिससे कि समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जा सके और उभरते हुए वैज्ञानिक मुद्दों पर जनसमूह की भागीदारी की अहमियत भी समझी जा सके। ये विशेष दिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान के महत्व और इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालता है। जी बिल्कुल। और इस दिन का ममता जी उद्देश्य है नागरिकों को विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास की जानकारियां उन्हें मिलती रहें और विज्ञान की समाज से और गहराई से जुड़ाव हो सके, ताकि हम तकनीकों को शांति और विकास में उपयोग कर सकें। जैसे आप बात कर रहे थे ना कि भाई किसी भी चीज के लिए नुकसान के लिए नहीं इसका इस्तेमाल हो, इसका इस्तेमाल हमेशा सकारात्मक। जब शोध करे, खोज करे तो प्रॉपर सीख कर, ट्रेनिंग लेकर, ऐसे हवा में नहीं कि जैसे कई बार कुछ लोग कई केमिकल मिलाकर उसका प्रयोग करने लगते हैं, तो इस तरह का प्रयोग दुरुपयोग हो जाता है और कई बार मुश्किल भी आ जाती है। यूनेस्को का प्रयास है कि 2025 में विश्व विज्ञान दिवस एक महत्वपूर्ण मंच बने, जहां ये विचार हो सके कि किस प्रकार का विज्ञान हो और विज्ञान और समाज के बीच किस तरह का संबंध हो, जिससे कि भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक हो जाए। जी बिल्कुल। और सतत विकास के लिए 2024 यानी पिछले साल से आने वाले 2033 उतने साल तक, यानी ये पूरा दशक, इसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दशक घोषित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा इस दशक को एक आंदोलन मानता है जहां विज्ञान को साझा हित के लिए उपयोग करते हुए सीमाओं के पार सहयोग को बढ़ावा मिले और एक शांति प्रिय भविष्य का निर्माण हो सके। और जन जागरूकता को बढ़ाता है ये जो प्रयास है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा मिलता है, जिससे साझा ज्ञान और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ सके, समाज के लाभ के लिए विज्ञान का सकारात्मक उपयोग हो सके, साथ ही वैज्ञानिक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित हो सके। बिल्कुल। और शांति और विकास के लिए महिलाएं हमेशा अग्रसर होती हैं और विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान किसी से कम नहीं है। और आज तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। वर्षों की बाधाओं को तोड़कर महिलाएं अपने कदम लगातार विज्ञान की ओर, प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग की ओर, गणित, यहाँ तक कि चांद के कदम भी हमारी महिलाओं ने छू लिए हैं। बिल्कुल। और भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे इसरो के मिशन में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और कई भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन में शामिल, जो महिला भारतीय वैज्ञानिक है उसमें शामिल रही, जैसे ऋतु करिधल श्रीवास्तव, इन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और कल्पना कलाहस्ती, निधि पोरवाल, मुथैया वनीथा, अनुराधा टीके, VR ललिता निम्बिका और
इन जैसे कई महिला वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। कल्पना चावला के नाम से तो मुंबई में कल्पना चावला चौक एक सर्कल भी है। जी, सर्कल भी है। तो सड़क बनती है जी। तो ऐसी तमाम महिलाएं हैं। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स का नाम बहुत चर्चित हुआ था अभी हाल ही में। उन्हें कौन नहीं जानता है। वो 9 महीने बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आई और उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जैसे कि अंतरिक्ष में लेटस उगाना भी जिसमें शामिल है। इनके साथ ही कल्पना चावला का नाम तो हमने अभी जोड़ा ही। बिल्कुल। और इनके साथ ही देश में कई महिला वैज्ञानिक आए जिन्होंने कितनी ही शोध करके हमारे देश की प्रगति और विकास में योगदान दिया, जैसे कि जानकी अम्मल, असीमा चटर्जी, कमला सोहनी, परमजीत खुराना, आनंदीबाई जोशी, कामाक्षी शिवराम कृष्ण। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शोध किए। तो आज का जो मकसद है ये हमारी धरती हो जहाँ पर शांति हो और प्यार ही प्यार में सारे हम सब पले। और देखिए एक संदेश है जिन्होंने ये तो हमें बताया ही है कि 10 नवंबर को यानी आज के दिन हम विश्व विज्ञान दिवस मना रहे हैं। साथ में वो ये भी लिखते हैं कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, अब हमारे समाज, पर्यावरण, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ा हुआ है। और विज्ञान ये जो हम अब जो विविध भारती मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं तो ये भी विज्ञान की ही तो देन है। और इस साल की थीम है विश्वास, परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता है। बिल्कुल सही संदेश इन्होंने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस विभिन्न दिवसों में ये वैश्विक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ शांति के साथ विकास की बात की गई है, जहाँ किसी भी प्रकार के प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं, अपितु केवल विकास वो जो शांति से हो उसकी ही वैज्ञानिक बात होती है। इस दृष्टिकोण से आज का ये वैश्विक दिवस विशेष है। बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि इस दिन का उद्देश्य भी तो यही है कि विज्ञान के महत्व के लिए जागरूकता बढ़े और विज्ञान के महत्व को लोग समझे और इसके प्रति जागरूक हो। ये इसीलिए ये दिवस भी मनाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। दुनिया भर में जीवन जीने के लिए विज्ञान के महत्व को समझाने के लिए 10 नवंबर 2025 को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और इसकी थीम है विश्व परिवर्तन कल। और आपने ये बता ही दिया। और ज्यादातर श्रोता ये लिख रहे हैं कि शांति और विकास के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो जो वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, और ये हमारे एक श्रोता ने लिखा भी कि जो मोबाइल ऐप पर हम सुन रहे हैं और क्यों अभी विविध भारती और बाकी सब भी सिर्फ रेडियो की दुनिया में ही नहीं बदलाव आया है, बल्कि हर क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारे बदलाव आए हैं और बहुत तरक्की की है हमारे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने। तो विज्ञान के क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोशिश हम सबको आगे भी जारी रखनी होगी और शुरू से जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी से उन्हें इस कौशल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना चाहिए। और उनमें देखिए वो रुचि कितनी ज्यादा बढ़ती है जब वो छोटे छोटे अपने हाथों से कुछ बनाकर लेकर आते हैं। कोई छोटा सा खिलौना ही क्यों ना हो वो, फिर देखिए घर में शांति और उसके साथ खुशियां और बढ़ती हैं। कई घरों में हमने देखा है कि बच्चे जब कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी प्रयोग करना चाहते हैं, तो माता पिता पहले तो मना करते हैं, अरे नहीं ये मत करो, इससे ये नुकसान हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगी और ये ठीक नहीं होगा। तो बच्चों को थोड़ा सा खुला छोड़ देना चाहिए, उन्हें करने देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, बस उन पर नजर रखिए कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत छोटी उम्र से ही जो वैज्ञानिक खोज की परंपरा मन में आती है, खोज की जो विचार मन में आते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। जैसे भाप इंजन का प्रयोग, भाप इंजन का खोज किस तरह से हुआ, वो एक बच्चे ने ही खोज किया था ना जब। तो ऐसे बच्चों को रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। और अब हम ब्रेक छोटा सा।
विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। वो पेशे से वकील रही हैं, पर शायरी की नरम दूर से जानी मानी कवित्री चित्रा देसाई आ रही। आज के मेहमान 12 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और आनंद फिल्म का एक डायलॉग है, बाबू मोशायर, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। दीपा जी, ये डायलॉग आपको याद होगा, बिल्कुल, और हमारे सभी श्रोताओं को याद होगा। और फिल्म आनंद का ये जो डायलॉग है सबकी जिंदगी से जुड़ जाता है, और हम सब अभिनेता और अभिनेत्री ही तो हैं, एक एक अपने अपने हिस्से के किरदार निभा रहे, और ये दुनिया एक रंगमंच है। बिल्कुल, बहुत सही बात की है आपने ममता जी। और कभी ये जो रंगमंच का ये जो सफर है, इसमें कभी हमें खुशी भरे दिन देखने को मिलते हैं, कभी दुख की राह देखने को मिलती, लेकिन अभिनय हमारा छूटता नहीं है ना, वो सदैव चलता रहता है। क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं, तो संदेश भी ऐसे आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, हम सभी को बताएंगे कि कभी कभी दुख के दिन हमारे दिल में चल रहे होते हैं, लेकिन हमें सबके सामने दिखाना होता है कि नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। और कभी कभी खुशी को भी दबा के एक समांतर अपना एक सम जैसा एक अपना व्यक्तित्व बना के रखना। वैसे ये जो अभिनय है ना, अभिनय की कला, ये जो आम जिंदगी में होती है, ये सबको बहुत लुभाती है, सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि दिल के भीतर क्या चल रहा है। हाँ। अब जैसे हम आप बातें कर रहे हैं, तो हमारे भीतर क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, हो सकता है एक अलग सी कहानी चल रही हो। हम बोल रहे होते हैं और दिल में कुछ और चल रहा होता है। तो ये सबके साथ होता है, ये इंसान की फितरत है। और सबसे अच्छा अभिनय तो वो है जब व्यक्ति अपना जीवन सच्चाई से और पूरे कर्तव्य परायणता के साथ आगे बढ़ता रहता है, जीता रहता है, और सब लोग खुश होते हैं, और किसी को खबर ही नहीं लगती है कि उसके भीतर क्या है। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन एक बात और है ममता जी, सोचने की कि अगर आप सच्चाई पे चल रहे हैं और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो फिर क्या अभिनय करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज है, अगर आप लगातार अपनी खुशियों को छुपा लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुखों को लगातार छुपाते रहें तो वो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है, परेशानी का मुद्दा हो सकता है। तो इसलिए अगर भीतर कोई दुख दर्द है तो उसको कहीं ना कहीं उजागर कर देना चाहिए, किसी न किसी से शेयर कर लेना चाहिए, किसी दोस्त के साथ, या हम सब भी तो दोस्त ही हैं। बिल्कुल, हमें भी बता सकते हैं कि भाई आज मन थोड़ा सा उदास है, तो कुछ अच्छा सा गाना सुना दीजिए। हम कोशिश भी करते हैं यहाँ से, है ना? लेकिन अभी हम गाना नहीं सुनवाने वाले हैं। अच्छे अभिनेता अभिनेत्री बनने के चक्कर में कई बार आप परेशानियों से जूझ लेते हैं, तो ऐसा न करें। तो जो अभिनय की ये जो दुनिया है, ये बड़ी रंग बिरंगी है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, और तरह तरह के लोग अपने अभिनय करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे श्रोता किस तरह के अभिनय से गुजरते हैं। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि जब हम में से कोई भी ये बात कहता है या सुनता है कि जीवन बस एक अभिनय है, तो इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि हम जीवन जीने का अभिनय कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण पार्ट है। कुछ व्यक्ति दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपनी प्रत्यक्ष छवि को सामने वाले से छिपाना चाहते हैं। कभी घोर दुख के पल में भी इंसान को अभिनय करके अपने आंसू छिपाने पड़ते हैं। इन सब से इतर एक बात और जो मैं मानती हूँ, जीवन एक कोई अभिनय नहीं, हर पल सहज स्वाभाविक बने रहने में ही आप कुछ और नहीं बनते, तब आप जीवन के आगे आ जाते हैं। क्योंकि जीवन जब अभिनय बन जाता है तो इंसान स्वयं ही बड़ी भ्रामक स्थिति में आ फंसता है। यहाँ पर ये बात इन्होंने सही कही है कि हम ये बात तो अभी सुख दुख की कर रहे थे कि भीतर हम बहुत कुछ होता है जो छुपा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फितरत कुछ और होती है। अंदर एक बुराइयों से भरे होते हैं, लेकिन सामने वो अच्छाइयों का नकाब ओढ़े रहते हैं। तो ये जो अभिनय, इस तरह के अभिनय में महारत हासिल होता है जिनमें उनसे बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल, और उनसे बचना भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, उनसे पता ही नहीं चलता कि वो अंदर क्या भाव लिए हुए हैं, और सामने से तो इतना मीठा बोल रहे हैं, कई सालों के बाद मालूम पड़ता है कि अरे ये तो इतने सालों से इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे, और यानी कि इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं। मतलब मीठा बोलने वाले से बचना चाहिए क्या?
हमेशा तो नहीं। क्योंकि हमारे श्रोता हमें अक्सर कहते हैं कि आप लोग बहुत मीठा बोलती हैं, तो हमारे श्रोता तो बचते नहीं बल्कि बहुत जुड़ते हैं, करीब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे दिल से अनायास कोई बात होती है। अनायास कोई जब मीठा बोले, अनायास जरूरत से ज्यादा तारीफ, जरूरत से ज्यादा विनम्रता, तो वहां फिर थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि, और जहाँ बहुत अच्छा परिचय न हो, बहुत गहरी दोस्ती न हो, और कोई तारीफों के पुल बांधता रहे और ये कहता रहे आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, तो फिर वहां पर थोड़ा सा प्रश्न तो उठ जाता है। हाँ, मन में आ जाता है ना कि भाई ये सही कह रहे हैं या ये इनका कोई नाटक कर रहे हैं। इससे पहले दीपा जी किस नाटक की बात आप कर रही थी? ये एक संदेश की बात कर रही थी ममता जी। ये संदेश लिखता है यहाँ पे कि जीवन एक अभिनय है जिसका जो एक नाटक की तरह ही है, जहाँ हर कोई अपने रोल को निभा रहा है। यह उद्धरण हमें जीवन को एक अभिनय के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, जहाँ हमें अपने जीवन को सकारात्मक और आनंदमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि क्या अपनी व्यथा कहनी चाहिए? साधु संतों विद्वानों ने तो ऐसा कहा है कि मन की व्यथा मन में ही रखो। बिल्कुल, एक दोहा है रहीमदास का, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठले हैं लोग सब बांट ले हैं कोई। ये एक अलग मुद्दा है। तब एक समय अलग था जब ये कहावत कहा गया होगा कि आप किसी से अपना दुखड़ा रोए, कोई कुछ मदद नहीं कर सकता रहा होगा। लेकिन अभी आज जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसे समय में तकनीक की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लोगों से अनबोलापन बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर आप अपनी भीतर की व्यथा बांटेंगे नहीं तो और घुट घुट के आप तकलीफों में रहेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप अपने मन की व्यथा को जरूर किसी से शेयर कर दें, साझा कर दें। उनके साथ साझा कीजिए जहाँ पे आपको विश्वास हो कि ये आपकी बात अपने तक ही रखेंगे या आपके मन को वो थोड़ा हल्का करेंगे। दीपा जी, एक हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बचपन में हम भाई बहनों में छोटी छोटी सी बातों को लेकर बहुत लड़ाई हुआ करती थी। आवाज सुनकर दूसरे कमरे से पापा जैसे उठकर आते और पूछते कैसी आवाज आ रही है, क्या हुआ है, क्या हुआ, और हम कुछ नहीं कहकर मौन साध लिया करते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और पापा के कमरे से जाते ही फिर लड़ना शुरू हो जाता था। इस तरह अभिनय शायद अपने आप ही आ जाता है। विपरीत परिस्थितियों में अपने आंसू हम दूसरों से छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और देखिए कितनी सही बात है। और इसी तरीके की एक और संदेश है कि जिंदगी की यही कहानी है, फिर भी हर हाल में मुस्कुराकर दुनियादारी निभानी है। तो अभिनय करना ही पड़ता है कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन ममता जी, क्या जरूरी है हम ये बताएं कि हम बहुत खुश हैं हर वक्त? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक साधारण हर वक्त तो आप हंसते नहीं रहते। आपके पास इतने सारे काम होते हैं, आपकी मसरूफियत होती है जिसमें आप तन्मय होते हैं। तो अगर आप कहीं किसी विचार में डूबे हैं, कुछ सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जरूरी नहीं कि आप उदास हैं। बिल्कुल, आप अपने काम में तल्लीन है, ये भी हो सकता है। तो ये तो संभव ही नहीं कि हर कोई हर समय खुश रहे, हंसता हुआ नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि अपने दुखों से निजात पा लेना चाहिए। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि कभी कभी हम अभिनय इतना अच्छा करते थे, तो दोनों सखियों से हम इतना भी कहना चाहेंगे कि हम अभिनय इतना अच्छा करते थे, तो लगता है क्यों न यही अभिनय हम हकीकत में करें। कोई अच्छा काम सिर्फ थोड़ी देर के लिए न करके उसे जीवन में शामिल कर लें। वैसे हमें बहुत बार सबके सामने अपने दर्द छुपाने पड़ते हैं, पर बहुत बार वो उजागर भी हो जाते हैं। बच्चे हो आगे इन्होंने लिखा है और कि या कुछ और लोग भी पहचान जाते हैं। हाँ, कि छिपे हुए आंसुओं को, तो वही जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आपकी छिपे हुए आंसुओं को पहचान ही जाते हैं। ये उनका कहने का मतलब है शायद। और भाई अगर कोई तकलीफ है, दर्द है किसी चीज को लेकर के, आप मन में परेशान है, तो अगर आपके बच्चे या आपके परिवार में वो जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं वो आपकी तकलीफ को तो पहचान ही जाएंगे। तो अगर वो उन तक उजागर हो भी गया तो उन्हें बता देना चाहिए, और बातों को बता करके अपने मन को हल्का कर लीजिए ताकि कुछ समाधान में मिल सके। हमेशा अभिनय करते रहना भी क्या जरूरी है? एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनय बड़ा ही अच्छा विषय चुना है आप लोगों ने। जीवन जो है वो एक अभिनय तो होता है। विलियम शेक्सपियर की कविता में भी यही बताया गया है कि जीवन जो होता है वो स्टेज शो की तरह होता है, जिसमें हम पहले फिर
शैशवावस्था और युवावस्था अलग अलग दौर में हम गुजरते हैं और अभिनय करते हैं, और फिर बाद में प्रेमाख्यान दौर से गुजरते हैं। जीवन के मंच में हम ऐसा अभिनय करते हैं, ऋतुओं का भी समावेश होता है। कुछ इस तरह की बात ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग दौर में हमारे अभिनय का तरीका बदल जाता है। और अब क्या किया जाए, चलिए एक गीत सुना जाए। अभिनय में ही न डूबे रहे ना। हाँ बिल्कुल, अनेक अभिनय, आदमी और इंसान का किरदार बदलता रहता है परिस्थिति अनुसार। इसमें कोई रीटेक नहीं, अभिनय एक ही बार। स्थान, समय, परिस्थिति, निर्देशक, यही है जिंदगी जीने का सार। क्या बात है। तो ये फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सारे इंसान अभिनेता और अभिनेत्री हैं। फिल्मी पर्दे पर जब देखते हैं तो वो आपके दिलों से जुड़ता है, लेकिन कई बार अभिनय करना बड़ा मुश्किल भी होता है। जब आप दुखद परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और आपको हंसना पड़ता है, खुश होना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल दौर होता है। बहरहाल आज अब हम बात करेंगे लॉन टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना के बारे में। अंकिता रैना देश की वो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में महिला सिंगल्स और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। आपका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। पढ़ाई के साथ घर में माहौल खेल का था, बहुत अच्छा माहौल मिला जिससे वो आगे बढ़ी। जी, बचपन में अंकिता के बड़े भाई अंकुर रैना अपने घर के पास के क्लब में टेनिस खेला करते थे। 4 साल की उम्र में अंकिता अपने घर की खिड़की से अपने भाई को देखा करती, तभी से उनका भी झुकाव टेनिस की तरफ हो गया था। और उनकी माँ टेनिस की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और वो अपने कॉलेज स्तर पर एक एथलीट भी थी। अंकिता अपने भाई के साथ टेनिस क्लब जाती और वो छोटी थी तभी से टेनिस रैकेट उठाना उन्होंने शुरू कर दिया था। जी, जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां होती तो उस दौरान अंकिता और उनके बड़े भाई अंकुर पुणे में टेनिस खेला करते थे, क्योंकि उनकी नानी वहां रहा करती थी। और उन्होंने ये पाया कि इस खेल में यहाँ पे पुणे में बहुत ही अच्छे से सिखाया जा रहा है। तब ये घर वालों ने सोचा कि क्यों ना अंकिता को अपने नानी के साथ पुणे में ही रहने देना चाहिए, ताकि इस खेल को वो और अच्छे से सीख सके। और उन्होंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक प्राइवेट स्कूल में दी थी और 12वीं में वो ITF टूर्नामेंट खेलते हुए उन्होंने 69% अंक भी 69% अंक हासिल किया। और अप्रैल 2018 में अंकिता रैना पहली बार शीर्ष 200 सिंगल्स रैंकिंग में प्रवेश करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की 5वीं टेनिस महिला खिलाड़ी बनी। और ITF सर्किट, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन सर्किट में टेनिस खेलते हुए उन्होंने 11 सिंगल्स और 18 युगल खिताब अपने नाम किए। जी, और फिर वर्ष 2018 के एशियाई खेल में अंकिता रैना ने महिला सिंगल्स टीम में कांस्य पदक जीता। उसी श्रेणी में उन्होंने WTA यानी वुमेन सिंगल टेनिस संघ का खिताब और एक WTA 125K का खिताब भी उन्होंने जीता है। और उनके करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने वर्ष 2007 के अंडर 14 एशियाई टेनिस सीरीज में भाग लिया। इस सीरीज में जीतने के बाद अंकिता को एशिया के शीर्ष 8 टेनिस खिलाड़ियों में से चुना गया और उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए भी आमंत्रित किया गया। जी, फिर साल 2009 में अंकिता रैना ने मुंबई में एक छोटे से ITF टूर्नामेंट में पहला पेशेवर टेनिस मैच खेला था। इसके बाद 2011 में अपने प्रतिद्वंदी और वर्ल्ड नंबर 4 टेनिस खिलाड़ी सामंथा स्टूसोर को हराकर US ओपन चैंपियन जीता। और 2017 में मुंबई ओपन मैच के दौरान रैना ने अपने करियर के 2 क्वार्टर फाइनल मैच जीते, जिसके बाद उनके टेनिस करियर ने एक और नया मोड़ ले लिया। जी, इस मैच को जीतने के बाद 180वीं विश्व रैंकिंग में उन्होंने अपना नाम किया। इस विश्व रैंकिंग में महिला एकल में उन्हें 5वें भारतीय खिलाड़ी, इस वजह से उन्हें 5वें भारतीय खिलाड़ी वो बना दिया गया। और अगस्त 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में अंकिता ने सिंगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन एशियाई खेलों में अंकिता रैना और सानिया मिर्जा एकमात्र खिलाड़ी थी जिन्होंने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एकल पदक जीता था। जी, और वर्ष 2019 में उन्होंने लंदन में ITF सबर्टन ट्रॉफी में विंबलटन की पूर्व फाइनलिस्ट सबाइसिन
लिसिकी के खिलाफ महिला टेनिस स्पर्धा में जीत हासिल की। अंकिता रैना को योग जिम करना बहुत पसंद है और सोशल मीडिया पर अपने बहुत सारे पोस्ट के माध्यम से योग को सक्रिय रूप से वो बढ़ावा देती हैं। वैसे भी किसी खेल के लिए आपको योग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ में डाइट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब घर में आपकी लड़कियां खेलने की ओर उनका रुझान आपको दिखाई दे तो सबसे पहले उन्हें इस ओर प्रेरित करें और साथ में उनके डाइट पर भी ध्यान दें। की बात कर रही थी, असल में जब लड्डू बर्फी ऐसी मीठी चीज की बात होती है ना तो सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, खिला भी देना चाहिए। अगर आप खिला नहीं सकती तो कम से कम कैसे बनाया जाता है बता तो दीजिए। जी हम बना के खिला भी देंगे, लेकिन उसके पहले रेसिपी बता देते हैं अपने साथियों को भी, है ना। तो ये अड़दिया कहते हैं इसे, उड़द का पाक यानी कि जो कि ठंड में खास तौर पे बनाया जाता है। उड़द की दाल का आटा आपको लेना है 1 किलो, इसके लिए गेहूं का आटा 250 ग्राम, सूखा नारियल आपको लेना है 1 जिसको आप कीस के रख लीजिए, बादाम को 500 ग्राम लेना है, उसको दरदरा पीस लीजिए, गोंद लेना है 500 ग्राम, घी 1 किलो तो अलग लेना है, 250 ग्राम अलग रख लीजिएगा। नरम देसी गुड़ लेना है 1.5 किलो के करीब, उसको अगर नरम नहीं है तो उसको भी आप थोड़ा ग्रेट कर लेना, उसको थोड़ा तोड़ के उसको सॉफ्ट कर लीजिए। फिर सौंठ का पाउडर लेना है 100 ग्राम और पीपरामुल पाउडर लेना है 100 ग्राम। तो अब क्या बनाना कैसे, उड़द का दाल जो ले लीजिए आप, ना मिले तो पिसवा लीजिए, गोंद को दरदरा कूट लेना है, फिर बताया है आपको जैसे बादाम भी दरदरा पीस लेना। अब एक बड़ी कढ़ाई में 1 किलो घी पिघला लें, दोनों आटे उड़द की दाल और गेहूं यानी इसमें मिक्स कर लें। इसमें इसे मध्यम आंच पर अब आप 20-25 मिनट तक इसको पकने दीजिए, थोड़ा गुलाबी होने लगेगा। जब ये मिक्सचर अच्छे से गर्म हो जाए तब गोंद डालना है इसमें, तो वो गोंद अपने आप ही अंदर 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 सिकता चला जाएगा ना। और अगर आपके गोंद के टुकड़े बड़े हैं तो आप उसको थोड़ा सा तोड़ करके घी में सेक लीजिएगा। अच्छे से करछी चलाते रहिए और जब तक बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे तब तक चलाना है। यहाँ पे लगभग 35-40 मिनट अब आपके होने लगे हैं भूनने के। अब खोपरा का जो आपने कीसा है वो डाल लीजिए, बादाम का चूरा, सौंठ और पीपरामुल का पाउडर इसमें मिक्स कर लीजिए। अब बचा हुआ जो घी 250 ग्राम हमने अलग रखा था इसको भी इसमें मिला दीजिए। यहाँ आप ग्रेट किया हुआ गुड़ मिला सकते हैं। अच्छे से मिलाते रहिए जब तक कि गुड़ बिल्कुल अच्छे से इस आटे में मिक्स ना हो जाए। जब ये अच्छे से पिघल जाएगा तब आप जो हम घी थाली जो लेते हैं ना जिसमें हम हल्के से घी लगा के रखते हैं ताकि उसमें कोई बर्फी जमा ना हो, तो इस तरह से थाली ले लीजिए 2-3, क्योंकि 1 किलो आटा है तो एक थाली में तो आएगा नहीं। बड़ी सी थाली आपके घर में है तो बात अलग है। तो उसमें आप इसको डाल लीजिए इस मिश्रण को। अब ठंडा होने पे बर्फी की तरह इसको काटना है ना। अगर आप उसको बर्फी की तरह बनाना चाहते हो तो लड्डू भी आप इस मिक्सचर के बना सकते हैं। तो देखिए रेसिपी से तो ये बन गया है। अब बन के मिलेगा कब, मैं आपको दूंगी या आप मुझे देंगे? जाहिर सी बात है, आपने बताई है ना तो आप ही खिलाएंगे। अरे हमने सुना दिए तो आप भी बना के खिला सकती है ना, क्योंकि आपने बनाई होगी ना ये बर्फी, तभी तो आप बता रही हैं। पहले एक बार जो एक्सपर्ट होता है ना, मतलब पहले बना चुका है जो, उसको ही पहले बनाना चाहिए। नहीं, हमको तो लगता है जो बड़ा होता है ना पहले वो बना देगा। हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसलिए चलिए अच्छा दोनों साथ साथ मिल के बना लेंगे। फिलहाल देखिए हमारे पास 1-2 टिप्पणियां हैं जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अभिनय को लेकर ही लिखा है। एक तो ये लिखा है कि मैं ममता जी की इंगित इशारे को समझ रही हूँ, लेकिन उन्होंने जिस स्तर पर अपने आप को स्थापित किया है वहां से तो सभी कुछ बनावटी लगना स्वाभाविक है। जो टैलेंटेड है उनकी तारीफ होना स्वाभाविक है, चाहे वो व्यक्ति परिचित हो या नहीं हो। काम से काम हम उनसे वाकिफ रहते हैं। इस बात को दूसरे ढंग से लेना हमारे हिसाब से ठीक नहीं। यहाँ पर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये कभी भी जो हमारे प्रिय श्रोता हैं इन सब के लिए ये बातें नहीं होती। ये बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिनसे 2-4 होते हैं, जो लोग मिलते हैं कई बार, जो हमारे परिचित होते हैं, उनके लिए। हमारे श्रोता तो सभी बहुत अजीज हैं और हमारे श्रोता जब हमारे कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं तो जाहिर है कि हमारा हौसला बढ़ता है।